आज हम बल यानी फोर्स की दुनिया में एक दिलचस्प पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास एक सोर्स है जो इस विषय को सोनाली और रामागनी की एक साइकिल यात्रा की कहानी के जरिए समझाता है। और ये कहानी से बहुत खास बना देती है। अक्सर हम विज्ञान को फॉर्मूलों और परिभाषाओं में कैद कर देते हैं, हम्म, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि बल का असली मतलब तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों में ही छिपा है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि बल एक धक्का या खिंचाव है, ये तो स्कूल में पढ़ाई है। लेकिन इस चर्चा का मकसद उस परिभाषा से थोड़ा आगे जाना है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे अलग-अलग, कभी-कभी जो दिखते भी नहीं, वो बल हमारे हर काम पर असर डालते हैं। और कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए सोनाली और रामागनी की इस साइकिल यात्रा के साथ हम भी इस सफर पर निकलते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी यात्रा हमें क्या क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है, सोनाली और रामगनी साइकिल पर हैं हाँ। और अचानक से तेज हवा का झोंका आता है और ये झोंका उन्हें पीछे धकेलता है। रामगनी कहती भी है कि हवा मुझे जोर से पीछे की ओर धकेल रही है। ये तो बहुत ही आम अनुभव है, बिल्कुल। पर वैज्ञानिक नजरिए से यहाँ सिर्फ हवा नहीं चल रही, कुछ और भी हो रहा है ना? बिल्कुल। यहाँ हवा के अनगिनत कण हैं जो हमें दिखते भी नहीं। हम्म, वो एक सेना की तरह साइकिल और लड़कियों से टकरा रहे हैं और अपनी मिली-जुली ताकत से उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। अच्छा। ये अपकर्षण यानी पुश का सबसे सादा उदाहरण है। हम्म, पर मजे की बात यह है कि इसी हवा का इस्तेमाल करके नावें चलती हैं। हाँ, और पवनचक्कियां भी घूमती हैं। सही कहा। यानी वही बल जो एक स्थिति में रुकावट है, दूसरी में एक वरदान बन सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर वे एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करती हैं, जहां साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोर्स में लिखा है कि सड़क ऊबड़-खाबड़ थी और पेडल मारने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हम्म। तो समतल सड़क के मुकाबले पहाड़ी पर इतनी ज्यादा मेहनत क्यों लगती है? देखिए यहाँ असल में दो अलग अलग तरह के बल एक साथ उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। दो बल। हाँ, पहला तो है घर्षण, जो ओबड़ खाबड़ सड़क की वजह से बढ़ गया है। उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन जो बड़ा विलन है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण। हाँ, पृथ्वी लगातार हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है और जब आप सीधी ढलान पर ऊपर जा रहे होते हैं तो आप सीधे सीधे उस खिंचाव के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। आपको न सिर्फ आगे बढ़ना है बल्कि खुद को ऊपर भी उठाना है। एक मिनट। अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को हर समय खींच रहा है, तो फिर जब वे समतल सड़क पर थीं, तब उन्हें आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोक रहा था? क्या ये सिर्फ ढलान पर ही ऑन होता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो तब भी ऑन था, लेकिन समतल सड़क पर वो उन्हें सीधे नीचे की ओर खींच रहा था, जमीन में। अच्छा। और सड़क की सतह उन्हें उतना ही बल लगाकर ऊपर की ओर धकेल रही थी। तो ऊपर नीचे के बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। ओके, तो उन्हें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जोर लगाना था। बिल्कुल। पहाड़ी पर ये संतुलन बिगड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण का एक हिस्सा उन्हें पीछे की ओर खींचने लगता है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। अच्छा, तो ये बलों के संतुलन और असंतुलन का खेल है। और फिर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है, जब वे पहाड़ी से नीचे उतर रही होती हैं। बिना पैडल मारे ही उनकी साइकिल एकदम तूफान बन जाती है। सोनाली को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही है। और वो अदृश्य शक्ति वही गुरुत्वाकर्षण है जो थोड़ी देर पहले उनका दुश्मन बना हुआ था। और अब दोस्त बन गया। हाँ, अब उनका दोस्त बन गया है। ढलान पर वही खिंचाव जो चढ़ते हुए उन्हें पीछे खींच रहा था, अब उन्हें आगे धकेल रहा है और उनकी साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहा है। ये कहानी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है जो दिखाता है कि बल अच्छा या बुरा नहीं होता। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये साफ है कि बल चीजों को गति देता है या उनकी गति को रोकता है। लेकिन क्या इसके असर सिर्फ यहीं तक हैं? सोर्स में इसके प्रभावों को और भी गहराई से समझाया गया है। हाँ, सोर्स इसके 4 मुख्य प्रभावों की बात करता है। पहला तो वही है जो हमने देखा। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, जैसे फुटबॉल को किक मारना। ठीक है। दूसरा, ये किसी चलती हुई चीज की गति को बदल सकता है, जैसे सोनाली का ब्रेक लगाकर साइकिल को धीमा करना। और तीसरा, ये गति की दिशा भी बदल सकता है, जैसे क्रिकेट में होता है। गेंद एक सीधी लाइन में आती है और बल्ला लगते ही उसकी दिशा पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। और चौथा प्रभाव अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है किसी वस्तु का आकार बदलना। आकार बदलना? जैसे जैसे रोटी बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना या एक स्प्रिंग को खींचना। हर बार जब किसी चीज का आकार बदलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बल जरूर होता है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना गति में, ना दिशा में, ना आकार में, तो उस पर कोई बल लग ही नहीं रहा? ये एक आम गलतफहमी है, जरूरी नहीं है। हो सकता है उस पर कई बल लग रहे हों, लेकिन वो एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर रहे हैं। अच्छा। जैसे एक मेज पर रखी किताब, उस पर गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है हाँ। और मेज उसे उतना ही ऊपर धकेल रही है। नतीजा, कोई बदलाव नहीं। तो मतलब असली खेल नेट फोर्स का है। बिल्कुल। कुल बल, जब तक कुल बल शून्य है तब तक कोई बदलाव नहीं दिखेगा। अच्छा। तो सोनाली और रामगनी की यात्रा में हमने 3 अलग-अलग तरह के खलनायक देखे। हवा का धक्का, धरती का खिंचाव और सड़क की रगड़। सोर्स इन्हें विज्ञान की भाषा में कैसे देखता है? लगता है ये अलग-अलग परिवारों से हैं। हाँ, बिल्कुल। सोर्स इन्हें 2 बड़े परिवारों में बांटता है। पहला परिवार है संपर्क बल का, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जिन्हें छूना जरूरी है। हम्म। हाँ, जिन्हें अपना असर दिखाने के लिए किसी चीज को छूना जरूरी है। और दूसरा है असंपर्क बल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो दूर से ही अपना जादू चलाते हैं। ठीक है, तो पहले संपर्क बलों की बात करते हैं। जाहिर है, साइकिल चलाने में जो पेडल पर जोर लग रहा है वो तो इसी में आएगा। हाँ, वो पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से पैदा होता है। चलना, दौड़ना, किसी चीज को उठाना, ये सब इसी बल की वजह से मुमकिन है। और सोर्स ये भी बताता है कि ये सिर्फ बाहरी कामों तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर के अंदर भी ये बल लगातार काम कर रहा है। दिल का धड़कना, फेफड़ों का सांस लेना। पाचन क्रिया में भी। हाँ, यहाँ तक कि पाचन क्रिया में भोजन का आगे बढ़ना भी पेशीय बल का ही नतीजा है। और दूसरा संपर्क बल वो था जो उन्हें ऊबड़-खाबड़ सड़क पर परेशान कर रहा था, घर्षण, फ्रिक्शन। सही। घर्षण वो बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है। ये एक जरूरी बुराई की तरह है। जरूरी बुराई। जब गेंद लुढ़कते हुए अपने आप रुक जाती है तो उसके पीछे घर्षण ही होता है। कहानी में ऊबड़-खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि सतह जितनी खुरदरी होती है, घर्षण उतना ही ज्यादा होता है। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सतहें एक दूसरे में फंस जाती हैं। बिल्कुल। 2 सतहों की छोटी-छोटी इर्रेगुलरिटीज, मतलब जो ऊबड़-खाबड़ बनावट है, वो एक दूसरे में फंस जाती हैं और गति को रोकती हैं। पर घर्षण को हमेशा दुश्मन की तरह देखना भी तो ठीक नहीं है ना? हाँ, अगर घर्षण न हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, हमारे पैर फिसलते रहेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और सोनाली जो ब्रेक लगाकर साइकिल रोक रही थी, वो भी तो घर्षण की वजह से ही काम कर रहे थे। बिल्कुल। बिना घर्षण के जीवन असंभव हो जाएगा। हम कुछ पकड़ नहीं पाएंगे, गाड़ियां रुक नहीं पाएंगी, हमें कील तक नहीं ठोक पाएंगे। तो घर्षण गति को रोकता भी है और संभव भी बनाता है। हाँ, ये उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हुआ संपर्क बलों का परिवार। अब आते हैं उन रहस्यमयी असंपर्क बलों पर, जो बिना छुए काम करते हैं। पहाड़ी से नीचे आते वक्त जो खिंचाव सोनाली को महसूस हुआ, वो तो बिना छुए ही काम कर रहा था। हाँ, ये असंपर्क बलों का सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ब्रह्मांड का एक मौलिक बल है। हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी हमें खींचती है, हम पृथ्वी को खींचते हैं। पर हमें सिर्फ पृथ्वी का खिंचाव महसूस होता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि सिर्फ उसका खिंचाव ही महसूस होता है। और ये हमेशा आकर्षण का ही बल होता है। ये कभी धकेलता नहीं, सिर्फ खींचता है। और भी तो हैं। हम सब ने बचपन में चुंबकों से खेला है। एक चुंबक को दूसरे के पास लाने पर या तो चिपक जाता है या दूर भागता है बिना छुए। हाँ। वो चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कर सकता है। सोर्स में एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है, जहां एक रिंग मैग्नेट को दूसरे के ऊपर हवा में तैराया जाता है। अच्छा। हाँ, ये प्रतिकर्षण बल का बेहतरीन प्रदर्शन है, जो गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे रहा है। और एक तीसरा बल भी है जिसका जिक्र सोर्स में है, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये थोड़ा कम जाना पहचाना लगता है। अनुभव हम सबको है, बस नाम शायद नया लगे। वो जो सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त चट-चट की आवाज आती है। हाँ, या कंघी को बालों में रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे टुकड़ों को उठाने लगती है। बिल्कुल, वो यही स्थिर वैद्युत बल है। ये आवेशित यानी चार्ज्ड कणों के बीच काम करता है। सोर्स में गुब्बारों वाले प्रयोग से समझाया गया है कि कैसे एक जैसे आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। अरे वाह! तो जब मैं अपने बालों में कंघी रगड़कर कागज उठाता हूं, तो मैं असल में एक छोटा
अस्थायी आवेश बना रहा हूं जो दूर से ही अपना असर दिखा रहा है। कमाल है। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा हुआ जादू ही है एक तरह से। सही बात है। और ये तीनों असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थिर वैद्युत, हमारी दुनिया को अदृश्य तरीकों से चलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को अपनी कक्षा में रखता है और चुंबकीय बल हमारे कंपास से लेके एमआरआई मशीनों तक को चलाता है। यहां पर एक और उलझन है जिसे सोर्स सुलझाता है। हम अक्सर द्रव्यमान मतलब मास और भार मतलब वेट, इन शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरा वजन 60 किलो है, लेकिन सोर्स कहता है कि यह वैज्ञानिक रूप से गलत है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा है। ये एक मौलिक गुण है। इसकी इकाई किलोग्राम है, केजी, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर हों, चांद पर या गहरे अंतरिक्ष में। अच्छा, तो मेरे शरीर में जितने परमाणु हैं वे उतने ही रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर भार क्या है? भार उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। यह इस बात का माप है कि कोई ग्रह उस वस्तु को कितनी ताकत से अपनी ओर खींच रहा है। ओके। और चूंकि भार एक बल है, इसकी सही इकाई न्यूटन है, किलोग्राम नहीं। न्यूटन? हाँ, और क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, यह जगह के साथ बदल जाता है। मुझे सोर्स की वो टेबल बहुत चौंकाने वाली लगी। उसमें बताया गया है कि 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु का भार पृथ्वी पर लगभग 10 न्यूटन है, लेकिन चांद पर सिर्फ 1.6 न्यूटन। हाँ, और बृहस्पति पर 25.4 न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर सोनाली अपनी साइकिल लेकर चांद पर जाए, तो साइकिल का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन उसका भार पृथ्वी के भार का सिर्फ छठा हिस्सा रह जाएगा। तो उसके लिए तो वो पहाड़ी चढ़ना बच्चों का खेल होता। बिल्कुल, उसे ऐसा लगता जैसे वो पंखों पर सवार है। जो हम वजन तौलने वाली मशीन पर खड़े होते हैं और वो कहती है 60 किलो, तो वो असल में क्या माप रही है? हमारा द्रव्यमान या हमारा भार? ये एक मजेदार सवाल है। जो डिजिटल या स्प्रिंग वाली मशीनें होती हैं, वे असल में आपका भार ही माप रही होती हैं। वे ये माप रही हैं कि गुरुत्वाकर्षण आपको कितनी ताकत से नीचे खींच रहा है। अच्छा। लेकिन उन्हें इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि वे उस भार को द्रव्यमान की इकाई यानी किलोग्राम में दिखाती हैं। अच्छा, तो वो एक तरह का कन्वर्जन करके दिखाती हैं। हाँ, तो तकनीकी रूप से जब आप कहते हैं मेरा वजन 60 किलो है, तो आप अपने द्रव्यमान की बात कर रहे होते हैं। आपका सही भार पृथ्वी पर लगभग 600 न्यूटन होगा। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो आज हमने बल की कहानी को सोनाली और रामगनी के नजरिए से देखा। धक्का और खिंचाव की साधारण सी दिखने वाली दुनिया के पीछे संपर्क और असंपर्क बलों का पूरा ब्रह्मांड छिपा है। और द्रव्यमान और भार की उलझन भी सुलझी। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी घटना सिर्फ एक बल का नतीजा नहीं होती। ये हमेशा कई बलों के बीच एक खींचतान का नतीजा होती है। सही। सोनाली की साइकिल पर आगे की ओर पेशीय बल लग रहा था, तो पीछे की ओर हवा का और घर्षण का बल। नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण था, तो ऊपर की ओर सड़क का प्रतिक्रिया बल। जीत उसी बल की होती है जो ज्यादा ताकतवर हो, या जब सब बराबर हो तो नतीजा होता है स्थिरता। इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर आते हैं। सोर्स में उत्प्लावन बल यानी बॉयंट फोर्स का जिक्र है, जो पानी जैसी कोई तरल चीज किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाती है। इसी वजह से जहाज तैरते हैं और पत्थर डूब जाते हैं। लेकिन सोर्स में प्यूमिस नाम के एक पत्थर का उदाहरण है जो पानी पर तैरता है। हाँ, प्यूमिस पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनता है, जो बहुत तेजी से ठंडा होता है। इस प्रक्रिया में उसके अंदर गैस के बुलबुले फंस जाते हैं, जिससे वो बहुत छिद्रपूर्ण और हल्का हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक पत्थर तैर सकता है, तो ये हमें किसी वस्तु के भारी या हल्के होने की हमारी आम समझ के बारे में क्या बताता है? क्या तैरना या डूबना सिर्फ वजन का खेल है? ये सवाल हमें इस चर्चा के सार पर वापस लाता है। ये हमें बताता है कि प्रकृति में कुछ भी सरल नहीं है। किसी वस्तु का तैरना या डूबना सिर्फ उसके वजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह दो बलों की लड़ाई का नतीजा है। नीचे की ओर खींचता गुरुत्वाकर्षण यानी उसका भार, और ऊपर की ओर धकेलता पानी का उत्प्लावन बल। प्यूमिस के मामले में उसके कम घनत्व और बनावट की वजह से उत्प्लावन बल उसके भार पर जीत जाता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें हमेशा पूछना चाहिए, हाँ, कि यहाँ पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं और उनकी खींचतान का नतीजा क्या होगा।